हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, और उसमें नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ रहे थे। नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस हम लोग देख चुके थे, और इसमें से कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग जो कंसिडर किए थे वह था ऑक्सीडाइजिंग नेचर, और वहाँ हम लोग देखे थे कि कैसे नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और उसके लिए दो केस हमने देखा था कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कैसे डिकम्पोज करता है और डाइल्यूट कैसे। तो उसके लिए जो रिएक्शंस थे कि यदि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की बात आप करोगे तो वह 2HNO3 कंसंट्रेटेड एसिड है, तो यह बदलता था H2O प्लस NO2 प्लस एक ऑक्सीजन, NO2 का 2 मोल, ऐसा। और वही जब डाइल्यूट लेते थे हम लोग 2HNO3 डाइल्यूट एसिड, तो यह डिकम्पोज करके H2O प्लस 2NO प्लस 3 मोल नेसेंट ऑक्सीजन। यह स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसको हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। नेसेंट का मतलब नवजात, जो अभी अभी बना हो रिएक्शन के दरमियान। तो इस मेन इक्वेशन को आप याद रखोगे कि कॉन्क HNO3 जो है NO2 H2O और एक ऑक्सीजन, जबकि डाइल्यूट HNO3 H2O 2 मोल NO और 3 मोल नेसेंट ऑक्सीजन। इसी के आधार पे अब हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं। सबसे पहला ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। कुछ सिलेक्टिव नॉन मेटल्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन होता है HNO3 के द्वारा, और उसमें से सबसे पहले आता है सल्फर। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड में। सल्फर किस में बदलता है? सल्फ्यूरिक एसिड में बदलता है। और याद रखोगे कि नॉन मेटल का जो ऑक्सीडेशन होता है वह केवल और केवल कंसंट्रेटेड HNO3 के द्वारा होता है। डाइल्यूट HNO3 के द्वारा नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। ठीक, अब ये जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है कैसे डिकम्पोज कर रहा है पहले उसको लिख लो। तो 2HNO3 बदलता है H2O प्लस 2NO2 प्लस O। अब सल्फर को बदलना है H2SO4 में, तो सल्फर का जो नेचुरल एग्जिस्टेंस है वह S8 के रूप में है, तो इस S8 को आपको बदलना है H2SO4 में। कैसे? यहाँ एक सल्फर है, यहाँ 8 है, तो आप या तो यहाँ 8 लगा दो या फिर यहाँ 1/8 कर दो, तो एक सल्फर हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इधर ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम लोग H2O लगाते हैं। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, इसको थोड़ा दूर लिखें, H2SO4 ऐसे। सल्फर एक, यहाँ भी एक, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आप H2O लगाओगे। तो यहाँ एक H2O लगा दिए, तो 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इधर 4 और इधर 1, तो ऑक्सीजन बराबर करने के लिए 3 ऑप्शन कम पड़ रहा है, तो यहाँ 3 मोल ऑक्सीजन, ऐसे। मतलब जो मेन इक्वेशन है एसिड का वो आप लिख लो। उसके बाद फिर आप क्या करो कि जो नॉन मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है उस नॉन मेटल को आप कंसीडर करो जिसमें बदल रहा है। नेचुरली वह किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको लिखो, और जिसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है उसमें बदल दो। तो सल्फर S8 के रूप में एग्जिस्ट करता है और बदलेगा ये H2SO4 में, तो ऐसे बदल दिए। अब इसको जोड़ा जाता है, तो जोड़ने के लिए ध्यान रखा जाता है कि ऑक्सीजन बराबर हो। यहाँ यदि 3 मोल नेसेंट ऑक्सीजन है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, तो है तो फिलहाल यहाँ भी कितना, 1 ही है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करोगे आप, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसा, होल मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा 3 मोल। अब इसको मिला करके लिखो आप, तो मिला करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इधर हुआ 1/8 S8 प्लस 3 दूना 6 HNO3 प्लस
यह ऑक्सीजन जो है 3 मोल ऑक्सीजन और 3 मोल ऑक्सीजन ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ H2O बचा और यहाँ कितना H2O है 3, तो यहाँ 3 H2O इधर 1 H2O, तो ये तो उधर चला जाएगा, जिधर ज़्यादा रहेगा उधर जा कर के माइनस हो जाएगा। तो अब इस तरफ क्या बचा, इस तरफ अब बचा H2SO4 प्लस 3 दूना 6 NO2 प्लस 3 H2O और इधर था 1 H2O, तो 1 H2O उधर जा कर के 3 में माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 2 H2O। ऑक्सीजन तो कट ही गया। तो ऐसा इसका ओवरऑल रिएक्शन हुआ, 1/8 S8 प्लस 6 HNO3 मिल करके बदले H2SO4 6 NO2 प्लस 2 H2O। यदि इसको आप होल नंबर के फॉर्म में लिखोगे तो 8 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा 8 से, तो जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, पूरा को करना होगा फिर S8 प्लस 8 छक 48 HNO3 8 H2SO4 48 NO2 और 16 H2O। तो ये दोनों इक्वेशन सही है, दोनों में से आप किसी को भी लिखो। तो बस इसी मेन बात को याद रखना है कि जो एसिड ऑक्सीडाइज कर रहा है उसका आप इक्वेशन लिखो मेन। जैसे बताए कि HNO3 जो कंसंट्रेटेड है उसका मेन इक्वेशन यह है। इसके आधार पे आप नॉन मेटल देखो कौन किस में बदल रहा है, ये याद रखना होगा कि सल्फर किस में बदलता है, तो H2SO4 में सल्फर लिखो, H2SO4 लिखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करो, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ोगे, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए डायरेक्ट ऑक्सीजन, और लास्ट में जोड़ दो। जोड़ना इस प्रकार से है कि ऑक्सीजन दोनों का बराबर हो, उसके लिए जो मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आप अपने अनुसार कर लोगे तो हो जाएगा। उसके बाद अगला जो है सल्फर को ऑक्सीडाइज किया H2SO4 में, उसी प्रकार से फास्फोरस का भी ऑक्सीडेशन होगा, कार्बन का भी ऑक्सीडेशन होगा। तो सेकेंड नंबर में कार्बन को ऑक्सीडाइज करता है कार्बोनिक एसिड में H2CO3 में, तो लिखो मेन इक्वेशन सबसे पहला 2HNO3 से बदल रहा है H2O प्लस 2NO2 प्लस O। ऐसे कार्बन को बदलना है H2CO3 में, इधर एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, ठीक है। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इधर नहीं है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या बोले H2O लगाना है। अब हाइड्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन इधर 1 इधर 3, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 मोल ऑक्सीजन लगाइए, ऐसा हो गया। अब जोड़ दो, तो जोड़ते समय क्या बोले ऑक्सीजन बराबर, तो यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो क्या करोगे आप कि पूरा को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसा। अब जोड़ दो, तो पहले कार्बन था तो कार्बन लिखो प्लस 2 2 जा 4 HNO3। H2O की यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 2H2O और इधर है 1H2O, तो 1H2O उधर जा कर के माइनस हो जाएगा, ऑक्सीजन तो कट ही जाएगा, तो इधर अब कुछ नहीं बचा, इधर बचा H2CO3 प्लस 2NO2 प्लस 2H2O में एक माइनस हो जाएगा तो H2O। ऐसा मेन इक्वेशन हो गया। कार्बन को कार्बोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज किया, उसके लिए 4 मोल HNO3 जो है इन्वॉल्व हुआ यहाँ। अब यदि इसमें से आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता करना चाहो बड़ा आसानी से कर लोगे। कार्बन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसमें जो है +4, नाइट्रोजन का यहाँ +5 और यहाँ +4, तो नाइट्रोजन का डिक्रीज कर रहा है तो इसका रिडक्शन हुआ, और कार्बन का बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब इसका रिडक्शन हुआ तो ऑब्वियसली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में बदला, कार्बन को कार्बोनिक एसिड में बदल रहा है। अब आया फास्फोरस, तो फास्फोरस को यह बदलेगा किसमें, फास्फोरिक एसिड में, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में फास्फोरस को बदलेगा फास्फोरिक एसिड में, H3PO4 में।
फिर से जो कंसनट्रेटेड एसिड का इक्वेशन उसको लिखो, 2HNO3 बदलता है किसमें, H2O प्लस 2NO2 प्लस एक ऑक्सीजन। फास्फोरस बदल रहा है H3PO4 में। तो फास्फोरस का जो नेचुरल एबंडेंस है वह एग्जिस्टेंस है वो P4 के रूप में है, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है ऐसा। तो यहाँ 4 फास्फोरस है, यहाँ 1 है, तो आप या तो यहाँ 1/4 करो या फिर आप यहीं 4 लगा दो, एक ही बात है। तो मान लो कि आप यहीं 4 लगा देते हो, तो जरा आप देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 3 जा 12। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए वाटर जोड़ना है, और वाटर मॉलिक्यूल में तो 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 12 है, तो उसके लिए कितना जोड़ना होगा, 6H2O, तब ना होगा 6 दूना 12 ऐसे। अब जरा ऑक्सीजन की चर्चा कर लें, तो यहाँ देखो 4 4 जा 16, 16 ऑक्सीजन, और यहाँ कितना हुआ 6, तो 10 ऑक्सीजन जोड़ना होगा 10, और अब इसको ऐसे कर दो, जोड़ दो। तो यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ 10 है, तो कैसे बराबर होगा, ये पूरे को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा तब। और जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या बचेगा, यहाँ बचा P4 प्लस 10 2 जा 20 HNO3। ऑक्सीजन तो कट ही जाना है, यहाँ 10 H2O, इधर 6, तो उस तरफ जाके माइनस होगा, इधर आप बचेगा 4 H3PO4 प्लस 10 H2O में 6 माइनस होगा, तो 4 H2O प्लस 10 2 जा 20 NO2। दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोरस बाय नाइट्रिक एसिड इनटू फास्फोरिक एसिड। तो इस बात को भी ख्याल रखोगे अच्छे से। अब आयोडीन का एक लास्ट ऑक्सीडेशन हम लोग देखेंगे इसमें, बहुत ही सिलेक्टिव नॉन मेटल जैसे सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का भी सेम वे में ऑक्सीडेशन हो सकता है, और केवल कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ही नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करता है, ये भी ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो अगला जो है इसमें वह आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा आयोडिक एसिड में, HiO3 में। तो इक्वेशन लिख लो, 2HNO3 बदल रहा है किसमें, H2O प्लस NO2 प्लस O, 2 मोल NO2 रहता है ऐसा। आयोडीन I2 के रूप में एग्जिस्ट करता है और ये बदल रहा है HiO3 में। 2 लगा दो आयोडीन बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन इधर 2 हो गया, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 1 H2O। अब इधर ऑक्सीजन 1, इधर 3 दूना 6, तो कितना लगाना होगा, 5 ऑक्सीजन ऐसा। अब जोड़ दो इसको, तो यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे, बस ऑक्सीजन को बराबर करना है। अब ओवरऑल I2 यहाँ 5 2 जा 10 HNO3, ये H2O तो उधर माइनस हो जाएगा, ऑक्सीजन कट ही जाएगा, इधर बचा 2 HiO3 प्लस 5 2 जा 10 NO2 प्लस 5 H2O, एक उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 4 H2O ऐसा। तो इस तरह से 4 नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन देखे हम लोग। सल्फर बदला सल्फ्यूरिक एसिड में, कार्बन बदला कार्बोनिक एसिड में, फास्फोरस बदला फास्फोरिक एसिड में, और यह जो आयोडीन है वह बदला आयोडिक एसिड में, HiO3 में। सब में एक ही जैसा, बस आप डायरेक्ट याद कर लेना इसको कि कौन किस में ऑक्सीडाइज होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से जो है रिएक्शन को कंप्लीट कर लोगे। बस उसके लिए ये मेन इक्वेशन जो है वो याद होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नॉन मेटल के ऑक्सीडेशन हुए। अब कुछ मेटेलॉइड्स भी नाइट्रिक एसिड के द्वारा ऑक्सीडाइज होते हैं, और रीजन की नाइट्रिक एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कुछ मेटेलॉइड्स का ऑक्सीडेशन अब हम लोग देखेंगे, मेटेलॉइड्स का। तो याद रखिएगा कि जो नाइट्रिक एसिड है वे सारे मेटेलॉइड्स को जो है ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सो एसिड में। और कौन सा ऑक्सो एसिड, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला
नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज मेटेलॉइड्स इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड्स विथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मान लो कि फास्फोरस है, तो फास्फोरस का ऑक्सो एसिड H3PO2 भी है, H3PO3 भी है, H3PO4 भी है, तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, हाईएस्ट, बाकी सब में कम है। तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सो एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। तो सबसे पहले इसमें आर्सेनिक की बात करें तो यह आर्सेनिक कंबाइन करता है 5 मोल HNO3 से, ये बदल जाता है आर्सेनिक एसिड में H3AsO4। दिस इज आर्सेनिक एसिड प्लस 5 मोल NO2 प्लस H2O। ऐसे ही जैसे भी बताया वैसे आप बना करके देख सकते हो। और चूंकि NO2 बन रहा है मतलब ऑब्वियसली यह कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। उसी प्रकार से एंटीमनी है, तो एंटीमनी में भी सेम होगा 5। तो जैसे आर्सेनिक को ऑक्सीडाइज कर दिया कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आर्सेनिक एसिड में, उसी प्रकार से आप एंटीमनी लोगे तो एंटीमोनिक एसिड बनेगा। जैसे H3SbO4 प्लस 5 NO2 प्लस H2O, दिस इज एंटीमोनिक एसिड। तो सिमिलर रिएक्शन है, आपको याद रखना होगा कि नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड ये दोनों को केवल और केवल कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ही ऑक्सीडाइज कर पाता है, और किसमें क्या बनेगा ये भी ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से यदि आप टीन लेते हो तो इसके लिए 4 मोल कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन्वॉल्व होगा, और ये बनता है मेटास्टैनिक एसिड। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +5 का है, ये भी +5 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। दिस इज मेटास्टैनिक एसिड, साथ में 4 मोल NO2 और H2O ऐसा। तो इस बात को आपको जो है ध्यान में रखना है। 2 बात, एक नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन, दूसरा सेमी मेटल। तो नॉन मेटल में बताए कि उसमें से कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड बनता है उसका, सल्फर लिए तो सल्फ्यूरिक एसिड बना, फास्फोरस लिए फास्फोरिक एसिड बना, कार्बन से कार्बोनिक एसिड बना, आयोडीन से आयोडिक एसिड बना। उसी प्रकार से यदि आप मेटेलॉइड के साथ करते हो तो ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्शन है, यहाँ भी ऑक्सो एसिड ही बनता है, और जो भी ऑक्सो एसिड बनेगा वह उस मेटेलॉइड का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा। तो इतना हम लोग ध्यान रखेंगे। अब जो है कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स का भी ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रिक एसिड के द्वारा, और वे कंपाउंड्स क्या हैं उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। अभी तक हम लोग देखे ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स एंड ऑक्सीडेशन ऑफ मेटेलॉइड्स। अब ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स, कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रिक एसिड के द्वारा। तो उसमें से ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स की यदि हम लोग बात करें, ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन में कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट दोनों एसिड इन्वॉल्व होते हैं, दोनों कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं। सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है सल्फ्यूरिक एसिड में, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट दोनों के द्वारा। यदि आप कंसंट्रेटेड एसिड लेते हो तो 2HNO3 कंसंट्रेटेड एसिड है, कैसे टूटता है H2O प्लस 2NO2 प्लस O, और SO2 को बदलना है किसमें H2SO4 में। तो बैलेंस करो, यहाँ सल्फर तो 1 सल्फर 2 ऑक्सीजन, यहाँ कितना है ऑक्सीजन 4। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले H2O जोड़ोगे, सबसे पहले H2O जोड़ोगे आप हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए। ऐसा तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन कितना हुआ 2 1 3, लेकिन इधर है 4, तो 1 ऑक्सीजन जोड़ दो। यदि दोनों मैच करके देखोगे तो सेम है,
एक ऑक्सीजन मैंने ऑक्सीजन बराबर है तो कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आप इसको लिख दो SO2 प्लस 2HNO3, O कट गया, H2O कट गया, तो इधर क्या बचा, इधर बचा H2SO4 प्लस 2NO2। ऐसा। तो इस रिएक्शन में हम लोग साफ देख रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड को बदल दिया किसमें, H2SO4 में। सेम रिएक्शन डाइल्यूट के साथ भी होता है। यदि आप कंसनट्रेटेड के जगह यहाँ डाइल्यूट एसिड लोगे तो H2O, यहाँ 2NO2 की जगह 2NO और 3 ऑक्सीजन। ऐसा। वैसे आप SO2 या रिएक्शन सेम होगा, बस बैलेंस करने के लिए इस बार इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 ऑक्सीजन, यहाँ 1 है तो ये ऑक्सीजन ही बराबर होना चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो बचेगा 3SO2, 2HNO3 और ये हो जाएगा 3H2O, यहाँ 1 H2O है तो इधर आकर के 2H2O हो जाएगा प्लस 2H2O, इधर बचेगा 3H2SO4 प्लस 2NO। ऐसा बन जाना है। तो बस मेन स्केलेटन इक्वेशन को आप याद रखो कि कंसंट्रेटेड एसिड कैसे बिहेव करता है, डाइल्यूट एसिड किस प्रकार से बिहेव करता है, और उसके अनुसार आप इक्वेशन को आसानी से लिख सकते हो। लेकिन ये तो रट करके रखना होगा भाई। उसी प्रकार से ये तो सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ सल्फ्यूरिक एसिड में। नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड को किसमें, सल्फर में। इसमें भी कंसंट्रेटेड डाइल्यूट आप दोनों ले सकते हो, और वैसे ही यदि कंसंट्रेटेड लोगे आप तो क्या लोगे, 2HNO3 बदल जाएगा H2O प्लस 2NO2 प्लस O। यहाँ आपने लिया है कंसंट्रेटेड एसिड को। अब इस H2S को बदलना है किसमें, S में। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर लगाना होगा H2O, तो बदले में इधर लगाना होगा एक ऑक्सीजन, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा एक ऑक्सीजन, तो क्या बचेगा H2S प्लस 2HNO3, इधर S, साथ ही साथ H2O 2H2O प्लस 2NO2। ऐसा। तो इस तरह से H2S बदल जाएगा सल्फर में। सेम आप डाइल्यूट के साथ करवा सकते हो। तो यदि यहाँ आप कंसंट्रेटेड के जगह डाइल्यूट एसिड लेते हो तो क्या होगा, NO2 नहीं बल्कि यहाँ बनेगा NO। NO2 के जगह क्या बनने वाला है यहाँ, NO। और जब NO यहाँ बनेगा तो क्या होगा, 3 ऑक्सीजन लिबरेट होगा। ऐसा। जबकि यहाँ एक ही लग रहा है तो उसके लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3H2S, ऑक्सीजन तो कट ही जाएगा, 2HNO3 ठीक है, इधर 3S प्लस 3H2O और एक यहाँ से 4H2O प्लस 2NO। ऐसा। तो बस वही बार बार बता रहे हैं कि मेन आप स्केलेटन इक्वेशन को याद रखो, वहाँ के बाद आसानी से जो है रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होना है। उसी प्रकार से पोटासियम आयोडाइड है तो उसको I2 में, हैलोजन एसिड यदि है HBr HI वगैरह तो उसको जो है कॉरेस्पॉन्डिंग हैलोजन में बदलेगा। तो ऐसे कई तरीके हैं। तो नेक्स्ट, पोटासियम आयोडाइड को जो है Ki को बदलता है किसमें, I2 में। और यह रिएक्शन ज़्यादा कॉमन है डाइल्यूट के लिए, डाइल्यूट के लिए ज़्यादा कॉमन है। इसमें से रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, पोटासियम आयोडाइड 8HNO3 मिल करके बनता है पोटासियम नाइट्रेट प्लस 2NO प्लस 3I2 प्लस 4H2O। यह एक रेडॉक्स रिएक्शन है, तो इसका बैलेंसिंग आप देख सकते हो। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, उस हिसाब से आप जो है इसको बैलेंस करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बैलेंसिंग किया जा सकता है।
नेक्स्ट, हैलोजन एसिड को हैलोजन में ऑक्सीडाइज करता है। हैलोजन एसिड यदि है तो उसको किस में बदल देगा, हैलोजन में। जैसे 2HBr को यदि आप 2 मोल कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करवाते हो तो यह बदल जाएगा Br2 प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। वैसे ही यदि आप 2HI लेते हो सेम रिएक्शन होगा, 2HNO3 तो बदल जाएगा I2 प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। क्लोरीन मतलब HCl और HF उसके साथ ऐसा रिएक्शन नहीं, या जो ऑक्सीडेशन होता है आसानी से वह किसका होता है, HBr और HI का। रीजन यदि जानना चाहो तो इस रिएक्शन में ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो HCl है या HF से चलो HCl HBr HI डाउन द ग्रुप जाने से जो रिड्यूसिंग पावर है ना वह बढ़ता है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज करता है। हालांकि ग्रुप 15 में भी इस बात को हम लोग देखे हैं। तो HF से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हुआ HCl, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ HBr और उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हुआ, HI। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसी के साथ जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंबाइन करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। वैसे ही केन शुगर वगैरह का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो ये सब कुछ कंपाउंड का ऑक्सीडेशन जो आपको याद रखना होगा। जो सुक्रोज है C12H22O11 सुक्रोज, इस सुक्रोज का भी जो है ऑक्सीडेशन हो सकता है। इसके लिए 36 मोल HNO3 लगता है तो यह बदल जाता है 6 मोल ऑक्जेलिक एसिड में प्लस 36 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस 23 मोल H2O। कंसंट्रेटेड एसिड है चूँकि NO2 बन रहा है। तो ये सब कुछ रिएक्शंस को जो है ना याद करके रखना होगा, तब जाकर के आप कंप्लीट कर पाओगे। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस है, बहुत ज़्यादा आप कंसेप्ट इसमें नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ कुछ रिएक्शंस रखना ही होगा आपको। तो ये थे कुछ कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन, किसके द्वारा, नाइट्रिक एसिड के द्वारा, जिसमें मेनली तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन्वॉल्व हो रहा है। एक बेहद इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इस कैटेगरी में कंपाउंड का ऑक्सीडेशन में कि फेरस सल्फेट को यह ऑक्सीडाइज करता है फेरिक सल्फेट में। दिस इज फेरस सल्फेट एंड दिस वन इज फेरिक सल्फेट। तो फेरस सल्फेट बदलता है किसमें, फेरिक सल्फेट में। ऑक्सीडेशन नंबर की यदि आप बात करोगे तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ है +2 और यहाँ है +3। +2 फेरस सॉल्ट +3 फेरिक सॉल्ट। तो ऐसे जो है यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे होता है ऑक्सीडेशन, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। सबसे पहले 2 मोल जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है ये कैसे टूटता है, तो ये बनाता है H2O प्लस 2NO प्लस 3O ऐसा। अब यह जो फेरस सल्फेट है FeSO4 इसको बदलना है किसमें, Fe2SO4 का होल 3 में। तो देखो यहाँ सल्फेट का भी कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है। आयरन तो 1 से 2 हुआ, ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप 2 लगा दोगे, लेकिन सल्फेट का कंसंट्रेशन बैलेंस नहीं होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि रिएक्शन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाया जाता है H2SO4। और अब यदि आप मिला करके देखोगे तो ऑक्सीजन का थोड़ा बहुत कमी यदि हो तो इसके लिए आपको ऑक्सीजन लगाना होगा। यहाँ H2O एलिमिनेट होता है, क्या है कि 2 हाइड्रोजन यहाँ बढ़ गया, तो उसके लिए आप इधर H2O जोड़ोगे, और जब H2O जोड़ोगे तो एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, तो इधर फिर जोड़ना होगा एक ऑक्सीजन। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड था
टूटा H2O NO और 3 ऑक्सीजन में। अब क्या होगा कि यह जो फेरस सल्फेट है वो बदलेगा फेरिक सल्फेट में सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो इस सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट का कंसंट्रेशन जो है बैलेंस होता है। ये हाइड्रोजन तो एक्स्ट्रा जाएगा, तो ये H2 बैलेंस करने के लिए इधर आप लगाओगे H2O, और H2O में फिर एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो इधर ऑक्सीजन। अब इसको आप जोड़ दो, तो जोड़ने के लिए यहाँ एक ऑक्सीजन है, ऊपर में 3 ऑक्सीजन है, तो आप क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, तो ऐसा करने से क्या आ जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 6FeSO4 प्लस 3H2SO4 प्लस 2HNO3। उसके बाद इस तरफ आओगे तो Fe2SO4 का होल 3 है प्लस 2NO और वाटर 3 और एक यहाँ 4 मोल H2O। ऐसा यहाँ से ऑक्सीडेशन रिडक्शन यदि आप पता करोगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है, तो ऑब्जर्व कर सकते हो कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ +2 से +3 ऑक्सीडेशन। यहाँ इसका +5 है, इसका +2 डिक्रीज कर गया, तो इसका क्या होना है, रिडक्शन। अब यह जो रिएक्शन है ना, यह एक बेसिस है, आधार बनता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन के लिए, कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो बना वह क्या करता है, डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के साथ कंबाइन कर जाता है और एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस रिएक्शन के दरमियान जो देख रहे हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड, या नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड की फेरस सल्फेट का जो आप एक्वस सॉल्यूशन लिए थे शुरू में, उसके साथ यह कंबाइन कर जाएगा, फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ जो है कंबाइन कर जाएगा। अच्छा, FeSO4 प्लस NO प्लस 5H2O, और ये मिल करके जो है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम लोग ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ऐसा FeH2O का होल 5 NO और SO4, दिस इज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। और इस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 होता है। H2O का तो आप 0 लोगे, H2O न्यूट्रल मॉलिक्यूल है 0, सल्फेट पे -2 और ये यहाँ +1 पे है, तो ये +1 -2 -1 उधर जाकर के हो जाएगा +1। ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन का एकमात्र कंपाउंड जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1 है। जनरली आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 या +3 होता है, लेकिन इस कंपाउंड में जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है वह कितना है, +1 है। तो इस आधार पे जो है नाइट्रेट आयन का जो टेस्ट है, जब हम लोग सॉल्ट एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, तो उसमें नाइट्रेट आयन का टेस्ट में या ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स काफ़ी मायने रखता है। तो जैसे मान लो आप कोई नाइट्रेट का सॉल्ट लो, तो उसमें से नाइट्रेट आयन बनेगा और ये क्या करेगा, फेरस का जो सॉल्ट है उसमें फेरस आयन के साथ कंबाइन करेगा एसिडिक मीडियम में, और ये बदल जाएगा NO, फेरस बदल जाएगा फेरिक में और H2O। ऐसा इसी को यदि आप लिखोगे तो जो फेरिक में बदला H2O इसके साथ है, तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रहेगा FeH2O का होल 6। ये फेरस का मान लो एक्वस सॉल्यूशन है, तो यह क्या होगा, अभी कंबाइन करेगा NO से और ये बदल जाएगा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में FeH2O का होल 5 NO प्लस H2O। ऐसा तो ज़रा ध्यान से समझोगे आप, फेरस सल्फेट
का सॉल्यूशन जो है ऑक्सीडाइज होता है फेरिक सल्फेट में नाइट्रिक एसिड के द्वारा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसमें। तो इस रिएक्शन के दरमियान नाइट्रिक ऑक्साइड एक साइड प्रोडक्ट बनता है। अब हो रहा है कि यह जो नाइट्रिक ऑक्साइड हो क्या करता है कि यह जो फेरस सल्फेट है इसके एक्वस सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट और इतना जो वाटर देख रहे हो मतलब एक्वस सॉल्यूशन है इसका, उसके साथ कंबाइन करके एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कहलाता है। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है इसमें, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हुआ काफ़ी। और बोल रहा है कि यह ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो है ना नाइट्रेट आयन के लिए यूज किया जाता है जब आप सॉल्ट एनालिसिस करोगे तो, कि दिए हुए सॉल्ट में नाइट्रेट आयन है या नहीं। तो यदि नाइट्रेट आयन है तो उसमें आप क्या करो, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन मिलाओ, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाओ, रिएक्शन होगा तो वहाँ से नाइट्रिक एसिड बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। और यही नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इस फेरस के एक्वस फॉर्म से कंबाइन करके बनाएगा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो यह ब्राउन कलर का है ना, तो दिख जाएगा और हम लोग कन्फर्म कर लेते हैं कि वहाँ नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। तो एक प्रकार से समझो नाइट्रेट आयन का कन्फर्मेटरी टेस्ट हुआ या ब्राउन रिंग टेस्ट, तो बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किया जाता है, तो नाइट्रेट आयन के लिए। क्या क्या इसमें रिएजेंट है, तो नाइट्रेट रहेगा जो सॉल्ट है, फेरस का सॉल्ट रहेगा और एसिड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है। तो पहले नाइट्रिक ऑक्साइड और यही नाइट्रिक ऑक्साइड ही फेरस का जो एक्वस मीडियम होगा उससे कंबाइन करके ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का हम लोग ऑक्सीडेशन देखें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है यही ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स वाला है। तो अच्छे से इसको करोगे। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग अब मेटल्स का ऑक्सीडेशन देखेंगे। नॉन मेटल देख लिए, मेटेलॉइड्स देख लिए, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देख लिए। अब मेटल्स का ऑक्सीडेशन कैसे होता है नाइट्रिक एसिड के द्वारा, उसको हम लोग समझेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।